नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जीए की क्लासेस। तो आज यानी 3 अप्रैल को हमारा करंट अफेयर क्लासेस स्टार्ट होता है और आपके करंट अफेयर इस क्लासेस में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। तो चलो जरा देखते हैं अपना ये आज का करंट अफेयर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है। यानी हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह, हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह के बारे में बात की यहाँ पे की जा रही है कि ऐसा कौन सा अमेरिकी राज्य है जिसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है अपनी असेंबली से हिंदू फोबिया के विरोध में। तो जरा देखते हैं इसका कौन से ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो इसका ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है जॉर्जिया, दूसरा ऑप्शन है टेक्सास, सी ऑप्शन है फ्लोरिडा, डी ऑप्शन है एरिजोना। तो जॉर्जिया, टेक्सास, एरिजोना और कौन सा, फ्लोरिडा। तो बच्चों पिछले हफ्ते ही अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में एक असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जो हिंदू फोबिया का विरोध करता है, खिलाफ करता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, जॉर्जिया होगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है इसमें। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की असेंबली ने हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस तरह का कानूनी उपाय लागू करने वाला जॉर्जिया पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। यानी जॉर्जिया क्या है, पहला अमेरिकी राज्य बना है जिसने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की गई है और कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में कितने लोग, 1.2 यानी 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। इसके लिए क्या किया गया, वहां पे पूर्वाग्रह निंदा कानून पारित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था को सम्मिलित करता है। और प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में इस धर्म को मानने वालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं आए दिन बात की जाती है हिंदू फोबिया यानी हिंदू कट्टरता की बात की जाती है, जबकि जॉर्जिया ने ऐसी किसी भी कट्टरता की घोर निंदा की है और हिंदू धर्म में पूर्वाग्रह रखने वाले लोगों के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और कहा गया है कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई पूर्वाग्रह रखने योग्य बातें नहीं हैं जो लोगों को डराएं या उन्हें भयभीत करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी क्रिकेटर सलीम दुरानी का लंबी बीमारी के बाद 2 अप्रैल को निधन हो गया है। वो किस राज्य के थे, यानी कल ही आपके हमारे क्रिकेटर एक हैं जो सीनियर क्रिकेटर रहे हैं, दुरानी साहब, उनका निधन हो गया है। तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जरा देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी किस किस राज्य से या किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो जरा इसका आंसर बच्चों क्या है, गुजरात है। पढ़ते हैं, सलीम दुर्रानी अपने छोटे भाई जहांगीर दुरानी के साथ कहाँ पर रह रहे थे, गुजरात के जामनगर में रह रहे थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। इसके अलावा दुर्रानी का परिवार कराची आकर बस गया था और विभाजन के समय ये भारत आकर बस गए थे। उनका शानदार ऑलराउंडर करियर
रहा है। उन्हें पहले क्रिकेटर के तौर पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्हें ये अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 1961 में ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत की ओर से आखिरी टेस्ट उन्होंने फरवरी 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला था। ठीक है, दुरानी का 29 टेस्ट खेले हैं और उनमें 1202 रन बनाए हैं। इसके अलावा 75 विकेट भी लिए हैं दुरानी ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी में 177 मैच खेले हैं, 8545 रन बनाए हैं और 484 विकेट लिए हैं। तो सलीम दुरानी पहले क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काबुल में। और वो किस राज्य से बिलोंग करते थे बच्चों? गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अन्य मुद्राओं में निपटान की मौजूदा तरीकों के अलावा भारतीय रुपए इंडियन करेंसी में व्यापार निपटाने करने की सहमति की है? यानी किस देश के साथ अब हम भारतीय मुद्रा में व्यापार करेंगे? तो जरा इसको देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को। भारत और मलेशिया ने अन्य मुद्राओं के निपटान की मौजूदा तरीकों के अलावा, यानी अन्य मुद्राओं का मतलब है यानी डॉलर से, येन से, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं, पौंड स्टर्लिंग से, इनसे जो हम करेंसी करते हैं, इनसे व्यापार, गोल्ड से, इनसे व्यापार करने के अलावा किससे और कर सकते हैं? रुपए से कर सकते हैं। यह निर्णय क्यों लिया गया है? जरा इसको देखें। यूक्रेन संकट के प्रभाव से भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आधिकारिक प्रयासों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डॉलरीकरण यानी डॉलरीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने की इच्छा को दर्शाता है। और जुलाई 2022 में आरबीआई ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी जुलाई 2022 में आरबीआई ने भी भारतीय रुपए से आप इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार कर सकते हैं, ऐसी अनुमति मिली जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने इस पहल का उद्देश्य भारतीय रुपए को वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करने के लिए और वैश्विक व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए किया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी डॉलर में व्यापार मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार की सुविधा देने के लिए राजी हो गए हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया के साथ भारत अब भारतीय मुद्रा में भी व्यापार कर लेगा, इन व्यापार के अन्य साधनों के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्ययन के अनुसार भारतीय तापमान में वृद्धि होने के मामले में किस स्थान पर है? यानी भारत टेम्परेचर यानी वैश्विक टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो भारत की क्या पोजीशन है, जरा देखते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत 1850 से 2021 तक 0.08 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी 21 तक 1891 से 21 तक भारत के कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप 0.0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 0.03 डिग्री सेल्सियस और 0.06 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ठीक है, तो यानी बात करते हैं आगे साइंटिफिक डेटा के में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं के देशों में कौन सा स्थान रखता है? 5वां स्थान रखता है। इसमें आगे क्या बताया गया है? इसमें आगे पता चलता है विश्लेषण से कि मीथेन के द्वारा टेम्परेचर में 0.41 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रस ऑक्साइड से 0.08 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड 1.11 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और तापमान वृद्धि में 0.28 डिग्री सेल्सियस
यानी 17.3% के योगदान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में सबसे ऊपर है, जबकि चीन 0.20 डिग्री सेल्सियस यानी 12.3% की साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस का स्थान आता है, और अगर हम भारत की यहाँ पर बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है बच्चों? 5वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? और भारत कितना टेम्परेचर बढ़ाया है? 0.08 डिग्री सेल्सियस, जबकि अमेरिका 0.28 डिग्री सेल्सियस है और 17% के योगदान के साथ पहले स्थान पर है। चीन दूसरे स्थान पर है और रसिया तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो टॉप 3 आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से नई दिल्ली में IPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? जैसा हम लोगों को पता है, अब पोस्ट बैंक के द्वारा भी बैंकिंग सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसमें निजी क्षेत्र के आगमन को भी स्वीकृति दे दी है। तो इंडिया पोस्ट बैंक ने किसके साथ किया है, जरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उससे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वोडाफोन के साथ, ऑप्शन बी है एयरटेल के साथ, ऑप्शन सी है MTNL के साथ, ऑप्शन डी है जियो रिलायंस के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। यानी इसका क्या आंसर होगा? कंपनी कौन सी है बच्चों? एयरटेल है, जिसके साथ IPPB के साथ बैंकिंग सेक्टर में योगदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है, और इससे तत्काल प्रभाव से कितने डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है? तो जरा इसका ऑप्शन देखते हैं। 2.20 लाख डाकघर है, या बी 1.59 लाख हैं, या सी 3.50 लाख है, या डी 1.25 लाख है। ठीक है, जरा इसे पढ़ते हैं। जरा एक बार पढ़ के देख लें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और मैं बताऊंगा। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। ये इस साल के बजट 2023-24 के बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी, महिला बचत पत्र की। तो कितने डाकघर हो गए हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1.59 लाख। जरा देखते हैं इसके आगे महिला सम्मान बचत पत्र क्या है। इस योजना की घोषणा 2023 के बजट में की गई थी। 2 साल की अवधि की इस योजना में फ्लेक्सिबल निवेश और आंशिक निकासी का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेक्सिबल निवेश का मतलब होता है जब हमें जरूरत हो तब भी हम बीच में इस बचत पत्र को तुड़वा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा का निवेश की घोषणा की गई है, और जमा फंड पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा, जो त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज की गणना कराएगा। ठीक है, यह योजना 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए क्या है? वैध है। बात आई समझ में? तो कितने डाकघरों में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है 1.59 लाख डाकघरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 को वरिष्ठ नागरिक बचत संशोधन योजना 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है, और अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो वरिष्ठ नागरिक बचत की सीमा को भी बढ़ाया गया था, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। तो जरा इसको देखते हैं। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 35 लाख, या ऑप्शन डी 40 लाख। ठीक है, तो जरा देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
समझते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 को वरिष्ठ नागरिक बचत संशोधन योजना के माध्यम से संशोधित किया गया है और अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा पीपीएफ को छोड़कर सभी छोटी बचत योजनाएं ब्याज दरों में भी 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाते हुए उसमें भी संशोधन किया गया है। यानी अब 15 लाख से बढ़ाकर कितनी हो गई है? अब हो गई है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए। कितनी हो गई है? 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को राष्ट्रीय बचत मासिक खाता संशोधन योजना 2023 के माध्यम से संशोधित किया है और एक खाते के लिए अधिकतम सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो जरा इसको देखते हैं कि 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 9 लाख, ऑप्शन सी 18 लाख या ऑप्शन डी 12 लाख। देखते हैं संशोधन विधेयक में योजना में क्या किया गया है। इसके अंतर्गत मासिक आय खाता योजना 2019 को राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2023 के माध्यम से संशोधित करके 1 अप्रैल 2023 से एक खाते में अधिकतम सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी 9 लाख रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 9 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना हुआ है या कितना आया है? तो जरा देखते हैं। ऑप्शन ए 124वीं रैंक है, ऑप्शन बी 144वीं रैंक है, ऑप्शन सी 154वीं रैंक है या ऑप्शन डी 134वीं रैंक है। जरा इसको समझते हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक में भारत 6 स्थान गिरकर 144वें स्थान पर आ गया है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें 199 देशों के पासपोर्ट को रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144वीं रैंक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट रैंक किसकी है? सुपीरियर कौन है? पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी कारण भारत का मोबिलिटी स्कोर 2019 के 71 से गिरकर 2020 के 47 हो गया है और 2022 के स्कोर से बढ़कर 73 हो गया है, क्योंकि यात्रा प्रतिबंध धीरे धीरे हटा लिए गए हैं, लेकिन 2023 में 70 पर वापस आ गया था। ठीक है, रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई 181 की मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर है और इसके बाद स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया संयुक्त रूप से कितने पर हैं? 174 पर हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया जो व्यक्तिगत रैंकिंग में 12वें स्थान पर है और जिसकी गतिशीलता स्कोर 174 है का एशिया में उच्चतम स्कोर है। जापान 172 की मोबिलिटी के साथ 26वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी दी गई है स्कोर में? 144वीं रैंक दी गई है और इसका स्कोर कितना है? 70 इसका स्कोर है। समझ में आया? अब आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की एआई ऐप यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डेवलपर का नाम क्या है, जिसने हाल ही में ओगलर आई स्कैन नामक एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एप्लीकेशन को पेश किया है? ऑप्शन ए चार्ड मुरेटा, ऑप्शन बी निक डी ओलियोसियो, ऑप्शन सी लीना रफीक, ऑप्शन डी ब्रायन वोंग। तो बच्चों 11वीं वर्षीय लड़की लीना रफीक ने ओगलर आई स्कैन नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को पेश किया है, जो आँखों की जांच विश्लेषण करने
के 4 अलग अलग आँखों की बीमारियों की स्थितियों को पता लगा सकता है। इन्होंने मोतियाबिंद, आर्कस, मेलानोमा और टेरिगियम जैसी आँखों की बीमारियों की स्थितियों की पहचान भी की है। यह जो ऐप है ये AI पर आधारित एप्लीकेशन है। यह ऐप 70% सटीक परिणाम देता है। लीना रफ़ीक कहाँ की हैं? केरल की हैं और वर्तमान में कहाँ रहती हैं? दुबई में रहती हैं और इन्होंने हालिया में इसे लॉन्च किया है और काफ़ी ये पॉपुलर हो रहा है। दुनिया भर में दर्शकों से सकारात्मक शुभकामनाएं मिल रही हैं और यह ऐप एप्पल प्ले स्टोर की समीक्षाधीन है। इसे सिर्फ आईफोन यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक ऐप बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो आंखों की बीमारियों को सटीकता से क्या देता है, बताता है। तो बच्चों ये आज का आपका करंट अफेयर रहा 3 अप्रैल का, और आज के करंट अफेयर से जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और वहाँ इसका PDF भी है, तो वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं, ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों की उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज़ में आज हम लोग उत्तर प्रदेश जलवायु के अध्ययन करेंगे और उसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।